नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा विषय शुरू करने से पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया और मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई। दिख रही यस, है। यस। सो द टॉपिक जो मैंने चूज किया है आज का टॉक डिलीवर करने के लिए, उसका टाइटल रखा है हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या होता है, ये टर्म को हम लोग समझ लेंगे पहले। जिस तरह से हम लोग रहते हैं, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है और हमारे आचार विचार है, उसका आउटकम जो हमारी हेल्थ पर या आरोग्य पर होता है, और उससे यदि कोई बीमारी पैदा होती है तो उसको हम लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब हमारे पास खाने पीने की पूरी सुविधाएं हैं, सुख चैन की पूरी व्यवस्था है, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमारे आजू बाजू का वातावरण है। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे कि करीब 70% डेथ जो हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीज से हो रही है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उसको कहा जाता है जो एक दूसरे के संक्रमण से डिसीज हो गया। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिसीजेस हो गए। तो हमें लगता है कि टीबी बहुत ज्यादा है, मलेरिया ज्यादा है, लेकिन नहीं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का इंसिडेंस या प्रोपोर्शन या परसेंटेज कम्युनिकेबल डिसीज के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और इनकी क्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब आपको मलेरिया हो गया तो आप 10-12 दिन में ठीक हो जाओगे, वायरल फीवर हो गया तो 15-20 दिन में ठीक हो जाओगी। लेकिन ये है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस के साथ, मतलब शुरू होने की प्रक्रिया, आपको पता बीमारियों के चपेट में आ रहे हो। जैसे आपको डायबिटीज है तो एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए हो सकता है महीनों सालों का समय। यदि ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हो तो भी हो सकता है, आपको ओबिसिटी है, मोटापा है, तो भी हो सकता है। कोई आदमी एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में मोटा तो नहीं होता है। मतलब ये सब बीमारियां आपको धीरे धीरे ग्रस्त करेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इन बीमारियों के चपेट में आ रहे हो। इनके साथ होने वाली जो प्रॉब्लम है, डिसीज या डेथ है, ऑनसेट से लेकर डेथ तक का समय भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये आपको मॉर्बिड बनाएंगे, आपको बीमार बनाएंगे। अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल के प्रभाव से ये अलग अलग बीमारियां पैदा होती है। यदि आप पूछोगे कि ट्रीटमेंट इसके लिए है क्या, तो ट्रीटमेंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उनको रिवर्स करने का काम ट्रीटमेंट नहीं करता है। उनको रिवर्स करना है तो आपको उन्हीं पॉजिटिव फैक्टर को जिसके कारण वो आपको बीमारी हुई है, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए इन बीमारियों का क्योर, मतलब ये अच्छी हो जाए, ये लगभग असंभव है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज हो गया और अभी मुझे बिल्कुल नहीं है, ऐसे कितने बोलने वाले लोग हैं। हाइपरटेंशन है, मैंने 2 महीने बीपी की दवाई खाई, बाद में छूट गई, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ये बीमारियां आपको एक बार लग गई तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको बोलेगा कि दवाइयां लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। तो इसके कारण आपके फाइनेंसेस पे और इकोनॉमिक्स पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पूरे घर का इकोनॉमिकल ढांचा उससे बिगड़ जाता है। इसलिए इन बीमारियों के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम लोग इसको प्रिवेंट कर सके, और यदि हम इन बीमारियों से ग्रस्त है तो उनको हम लोग कंट्रोल कर सके। जहां तक हमारे भारत की बात है, तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, डेवलपिंग नेशंस में। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड जैसी। अमेरिका, लंदन का पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं लाइफस्टाइल में। जो हमारे पुरखों की लाइफस्टाइल थी 1960s में, 70s में, वो हम लोग अभी नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया है, और प्रोबेबली ये उसी की देन है कि जो डिसीजेस, ये जो बीमारियां वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोमिनेंट थी, वो अभी इंडिया में प्रोमिनेंट हो गई है, और उसका इंसिडेंस बाकी पूरी दुनिया भर से भारत में ज्यादा है। और ये भी एक सीरियस कंसर्न है। ये स्टैटिस्टिक्स है इंडिया का, जो 2018 में रिकॉर्ड किया गया है।
आप डायबिटीज के आंकड़ों पे नजर डालिए, 51 मिलियन ऑलमोस्ट, और ये बढ़ ही रहा है। ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2025 में ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, रास्ते पे चलने वाला हर तीसरा आदमी डायबिटिक होगा। अब इसकी इस पीछे बहुत सारे रीजंस है, ओवर क्राउडिंग है, अर्बनाइजेशन है, सीडेंट। वो लैपटॉप लेकर बैठने के लिए या सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए नहीं बना है। इंसान बना है दौड़ने भागने के लिए, पेड़ों पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, खेती में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। लेकिन वो हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। से वो बोलिए, इन सब चीजों ने हमें कुछ अलग लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए बाध्य कर दिया है, और उसी का परिणाम है कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस बढ़ रहे हैं, खासकर भारत में। तो हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो चालू करेंगे फूड से, है ना। आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका शरीर बनेगा। आप अच्छा फूड खाओगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप बुरा फूड खाओगे तो आपका शरीर बुरा बनेगा। मतलब पूरी एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज हमारा शरीर जो निकालता है वो डाइट से ही निकालता है। तो सोल पर्पस ऑफ फूड इज टू नरिश द बॉडी। हमारे शरीर का पोषण करना एकमात्र पर्पस है हमारे खाने के पीछे। लेकिन यदि वही फूड पोषण करने के बदले बजाय कुपोषण कर रहा है, हमें डिसीज कर रहा है, तो हमारे चॉइस ऑफ फूड में, क्वांटिटी ऑफ फूड में, पैटर्न ऑफ ईटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण हम मालनरिश्ड हो रहे, या तो हम मोटे हो रहे, या तो हम उस पर्टिकुलर फूड इनटेक के कारण बीमार पड़ रहे। कितनी बार खाना चाहिए, बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। आप सोचिए आपके दादाजी कितनी बार खाते थे, 1970 में हम लोग कितनी बार खाते थे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये कंसेप्ट इंडियन है ही नहीं। इंडियंस मैक्सिमम 2 बार ही खाते हैं, और वो 2 मील्स भी इंडियंस बोलते हैं कि लार्ज मील होने चाहिए, चलेगा कोई हरकत नहीं। मतलब या तो आप हेवी ब्रेकफास्ट करो और डिनर करो, या तो आप लंच लो या और डिनर करो। तो इससे होगा क्या कि आपने शाम का डिनर ले लिया 6 बजे, तो दूसरे दिन आप मॉर्निंग में 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हो या खाना खाते हो, जो भी बोलो आप। तो बीच में बहुत सारा गैप रह गया है, रात का खाना खाने से लेकर सवेरे का खाना खाने तक, जो गैप लगभग 12 से 16 घंटे का होता है, और ये हो गया अपना फास्टिंग पीरियड। जब हम लोग फास्ट करते हैं ये पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे ओवरनाइट फास्टिंग में, तो हमारा शरीर फैट अडाप्टेड हो जाता है। मतलब जो एनर्जी निकालनी है शरीर को अपने बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने के लिए, वो हमारा शरीर फैट से निकालता है। यदि हम लोग कंटिन्यूस खाते रहे 3-4 घंटे में, 6-6 घंटे में, तो क्या होता है, ग्लूकोज रेडिली अवेलेबल रहता है शरीर के लिए, और शरीर उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है और डिपेंडेंट हो जाता है। यदि हम लोग शरीर को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे कि मैं तुझे हर 4-4 घंटे में ग्लूकोज की सप्लाई करूंगा, तो शरीर ग्लूकोज की डिमांड करने लगता है, और हर 4-6 घंटे में हमें भूख लगने लगती है, जो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसलिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू हैव ट्वाइस अ डे मील। रात का खाना यदि हम लोग नहीं खा रहे, तो हम लोग स्किप नहीं कर रहे रात का खाना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय शरीर को भूखा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी स्टोर्ड एनर्जी है हमारे शरीर में उसका यूटिलाइजेशन शरीर कर सके, और उससे अपनी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्टेन कर सके। खाने के बाद दूसरा जो डायमेंशन है उसका फिजिकल एक्टिविटी का। एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि मूवमेंट करने से हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को हेल्प मिलती है। तो इसके लिए एक सेट टाइमिंग है कि आपने हफ्ते में 150 मिनट से ज्यादा मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे आप, तो 30 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 days अ वीक। आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, और कम से कम 5 दिन हफ्ते में। यदि आप एक्सरसाइज के लिए अकस्टम नहीं हो,
और आपको चालू करनी है तो ग्रेजुअली चालू करनी चाहिए। 10 मिनट का वॉक करो रोज का। आप उसमें थक रहे हो तो वही वॉक आप दिन में 3 बार रिपीट करो। आप शुरू करो धीरे धीरे चलना और ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ। और घर में यदि आपके स्टेप्स है, स्टेयर्स है, तो उस पे चलने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम लोग स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो हमारा शरीर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव होता है, हमारे शरीर का ही भार उठाना पड़ता है और उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। अब यहाँ पर एक मेडिकल टर्म की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क। 1 MET, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ टास्क, इज इक्वल टू द एनर्जी इट टेक्स टू सिट क्वाइटली। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, शांत बैठे हो या लेटे हो, उस समय शरीर की सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे हमारा हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड मूव हो रहा है शरीर में, एंडोक्राइन ग्लैंड पे सिक्रीशन चालू है, किडनी अपना काम कर रही है, यूरिन बना रही है, पाचन चालू है, इन सब चीजों के लिए भी एनर्जी लगती है, कैलोरी लगती है। तो उस समय जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग 1 MET बोलेंगे। तो कोई यदि 72 किलो का या 70 किलो का आदमी है तो उसका 1 घंटे का कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गया 70। 20 घंटे या 24 घंटे अगर हम लोग दिन में कंसिडर करते हैं तो हमारा एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट हो गया 1400-1500 कैलोरीज। यदि आप इतने कैलोरीज कंज्यूम करते हो और शांत बैठते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो चलो हम लोग कंसीडर करते कि वो बैलेंस हो गया। लेकिन आपका इनटेक इस कैलोरीज रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, आपका पर डे इनटेक 2000 कैलोरीज है, तो बची हुई 500-600 कैलोरीज आपने अननेसेसरी ले ली है, जो शरीर में कहीं ना कहीं जमा रहेगी और प्रॉब्लम करेगी। शरीर को बैंक बैलेंस नहीं चलता, शरीर को फिक्स डिपॉजिट नहीं चलता। आप गाड़ी अगर आपको 2 किलोमीटर चलानी है, 20 किलोमीटर चलानी है, तो उतना ही पेट्रोल डालो, एक्सेस नहीं डालना। एक्सेस डालोगे तो उसको यूटिलाइज करना। इसलिए एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक अगर आपका होता है तो उसको आपको कंज्यूम करना है, उसको यूटिलाइज करना है। अगर आप यूटिलाइज नहीं करते तो वो जमा होगी और वो टॉक्सिक रहती है, जिसको आयुर्वेद में हम लोग आम बोलते हैं। आम जमा हो गया तो वो चैनल्स को ब्लॉक करेगा, वेसल्स में जाके उसमें ब्लॉकेजेस पैदा करेगा, वगैरह वगैरह। अब इस मेट को, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क को बढ़ाना है आपको। मान लीजिए आपका वजन ज्यादा है, आपको उसको कम करना है। आपके शरीर में बहुत सारी कैलोरी स्टोर्ड है, आपको उसको घटाना है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है या आपकी बॉडी को कितना एक्टिवेट करना है। तो स्क्रीन आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें 3 कैटेगरी में अपन ने उस मेट को, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क को डिवाइड किया है, जिसमें लेस देन 3 to 6 और मोर देन 6। तो सब ने कम से कम सब ने, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि वॉकिंग तो करते होंगे। यदि आप स्लो वॉक करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, महिलाएं हैं जो घर में कुकिंग का, बर्तन मांजने का काम करती होगी, है ना, या कुछ आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो उसमें आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो लेस देन 3 MET हो रहा है, विच इज नॉट एडवाइजेबल। हमें कम से कम ये मॉडरेट एक्टिविटी वाली एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हम लोग ब्रिस्क वॉक करेंगे, मतलब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यदि घर के काम करने तो हम गार्डनिंग करेंगे, स्लो स्पीड में साइकिलिंग करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे हमारे घर वालों के साथ। तो यदि ऐसा आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हो हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन, तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर इज मॉडरेट। लेकिन आप और ज्यादा फिटनेस अचीव करना चाहते हो तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर मस्ट बी विगरस। फिर आपको उसके लिए फास्ट वॉकिंग करनी पड़ेगी या हाइकिंग करनी पड़ेगी, मतलब अगेंस्ट स्लोप आपको चढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। या आप साइकिलिंग कर सकते हैं फास्ट, बास्केटबॉल जैसे गेम खेल सकते हो, या सिंगल टेनिस खेल सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग एक्टिविटी है,
यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हम हमारे हिसाब से एक्टिविटी को डिजाइन कर सकते हैं और ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल कंडीशन के हिसाब से। तो यहां पर देखिए, टीवी देख रहे हैं आप तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम है, लेकिन आप जॉगिंग कर रहे हो, खेती बाड़ी के काम कर रहे हो, डिगिंग एंड शोवलिंग, या साइकिलिंग कर रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो जिसमें विगरस फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर इज हाई। तो यदि हम लोग चाहते कि हम फिट रहे तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना ही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग रोज योगासन करते हैं, हम लोग रोज प्राणायाम करते हैं, आधा घंटा कपालभाति करते हैं, लेकिन योगासन और प्राणायाम एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आप योगा कर रहे हो, आसन कर रहे हो, तो उसके लिए आपका स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपको डिफिकल्ट आसन करने पड़ेंगे, तभी आपका मसल मास एक्टिव होगा और उसका फिजिकल बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए योगासन का पर्पस और बेनिफिट अलग है, प्राणायाम का पर्पस और बेनिफिट अलग है। योग चित्त वृत्ति निरोध ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो माइंडफुलनेस के लिए या आपके मन को शांत करने के लिए योगासन किए जाते हैं, जिसमें प्राणायाम का भी समावेश है। प्राणायाम आपके वाइटल एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, आपका चित्त शांत रखने के लिए हेल्प करता है, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए इसके लिए हेल्प करता है, आपका जो वंडरिंग थॉट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट, ये ध्यान में रखना चाहिए सब लोगों ने। इस पर और थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि दो तरह की एक्सरसाइजेस हम लोग फिजियोलॉजी में बोलते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। हम जब एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं, यदि स्लो एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई निरंतर बना रहता है। स्लो वॉकिंग कर रहे हैं हम लोग, स्लो साइकिलिंग कर रहे हैं, वो एरोबिक एक्सरसाइज हो गई। लेकिन हम लोग कम समय में बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, एकदम फास्ट रनिंग हो गया, वो अनएरोबिक एक्सरसाइज हो गया। अनएरोबिक एक्सरसाइज में शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई निरंतर नहीं होता है। इसलिए यदि आपका एज ज्यादा है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथ कम है, तो आपने एरोबिक एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, क्योंकि अनएरोबिक एक्सरसाइज से अननेसेसरी लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होता है मसल में और मसल्स पेन करने लगते हैं। फिर से हम लोग फूड पे आएंगे। ये मैं बात करना चाहूंगा डायबिटीज से रिलेटेड। एक फिजियोलॉजी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम का कंसेप्ट है। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स यदि है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का एक पर्टिकुलर टेंडेंसी है शुगर को बढ़ाने का, और वो फूड से शुगर कितना बढ़ता है, उसका कैपेसिटी कितना है शुगर बढ़ाने का, उसको हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और उसका एक स्केल रहता है 1 से लेकर 100 तक, है ना। जो 0 से 55 तक है तो हम लोग बोलते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और यदि मोर देन 69 है उसको बोलेंगे हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो यदि आपको डायबिटीज है, यदि आप मोटे हो और आप फैमिली हिस्ट्री, आपके माता पिता डायबिटिक है, आपके क्लोज रिलेटिव्स डायबिटीज है, क्लोज रिलेटिव्स को डायबिटीज है, तो चांसेस है कि आप भी उसके शिकार बनोगे आज न कल। तो उसके लिए हमें पहले से सतर्क रहना है कि हम वैसा फूड न कंज्यूम करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आप कितना ज्यादा उसको पकाते हैं, अगर बहुत ज्यादा पकाते हैं या राइपनिंग करते हैं, हम लोग उसमें प्रोसेसिंग कितनी करते हैं। जैसे आपने आलू को मसल लिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ गया। आलू का कटा हुआ होना और मसलना, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनेगा। किस हिसाब से आप पकाते हैं उसको, उस पर भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है। चावल, आप सफेद चावल लोगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, और ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। इसलिए यदि हम लोग चावल खाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम ब्राउन राइस को कंज्यूम करें। यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है कुछ चीजों की, जिस पे आपको दिख रहा होगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों में दलिया है, पास्ता है, सत्तू, मटर,
दालें, गाजर, गोभी वगैरह वगैरह। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में देखिए आप, आलू आता है, ब्रेड आते हैं, तो इसलिए ब्रेड वगैरह अपन ने खाना ही नहीं चाहिए। कॉर्नफ्लैक्स आते हैं, व्हाइट राइस आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट डायमेंशन इज ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स, और खुद का बॉडी मास इंडेक्स देख सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, आपका वजन किलोग्राम में, उसको डिवाइड करना है आपकी हाइट के स्क्वायर से। यदि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आएगा 1.60, और ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी स्कोर आएगा वो आपका होगा बॉडी मास इंडेक्स। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स शुड बी 21 to 25। इससे यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ता है तो आप जा रहे ओवरवेट की तरफ, और अगर 30 से जाता है तो आप जा रहे ओबेसिटी की तरफ। ये डिजायरेबल है ही नहीं, हमें बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 ही चाहिए। अंडरवेट और माल नरिश्ड आपको बहुत कम मिलेंगे लोग आजकल, लीन थीन लोग बहुत कम है, मोटे लोग ज्यादा है। इसलिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग हमारा BMI 21 to 25 में रखे। हमारा वेट यदि ज्यादा है तो हमें अपना वेट रिडक्शन का टारगेट सेट करना पड़ेगा और उसको इस पर्टिकुलर रेंज में लाने की कोशिश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना BMI आपका बढ़ता है उतनी रिस्क आपकी ज्यादा है। 30 से ऊपर आप गए कि उतना रिस्क आपका बहुत सारी बीमारियां होने का, इंक्लूडिंग नी जॉइंट आर्थराइटिस, डायबिटीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सांस की बीमारियां, खर्राटे की बीमारी, सब ओबेसिटी से रिलेटेड है। ओबेसिटी को यदि कंट्रोल करना है तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर और एनर्जी इनटेक, ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। मैंने आपको अभी बताया, यदि हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हमने खाना नहीं चाहिए। यदि आप मोटे हो तो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे वेट कम करना है, मुझे ओबेसिटी कम करनी है, और मुझे मेरा BMI डिजायर्ड रेंज में लाना है। इसके लिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं अलग अलग जिम्स में, 20,000 का 22,000 का पैकेज, वेट रिडक्शन पैकेज, वहां पर अलग अलग शेड्यूलिंग होता है। तो आपका मोटापा बढ़ गया तो उसके साथ उसको मैनेज करने के लिए कॉस्ट भी आ गई। और एक नेचर है, देखिए हम लोग डिसाइड करते कि नहीं मैं रोज उठूंगा, रोज चलूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, 2-4 महीने करते फिर अपन फिर से भूल जाते हैं। मतलब अवॉइडेंस को अपने को अवॉइड करना है। एक बार चालू कर दिया तो उसको कंसिस्टेंसी और उसमें परसिस्टेंट होना मस्त है, उसके बगैर हम लोग हमारे वेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। So these are risk associated with the obesity. We will talk on this. अभी एक नया थोड़ा सा एरिया है एजिंग, कि 30-35 साल की उम्र में ही हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी या फंक्शनिंग ऐसा हो जाता है जैसे हम लोग 50-60 साल के हो गए। इसको हम लोग अर्ली एजिंग बोलते हैं। मतलब हमारा फंक्शन डिक्लाइन होने लगा है। जो चीजें 60 साल में होनी चाहिए थी, जैसे ग्रेइंग ऑफ हेयर हो गया, बाल सफेद हो गए आजकल 30-35 साल में देख रहे हैं आप। घुटने पहले 50-60 साल में दुखते थे, अभी 30-35 साल में दुखना चालू हो गया। पहले हार्ट अटैक 60 साल के बाद आता था, हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब 50-55 के बाद होता था। अभी सब ये 30-35-40 साल में होने लगा है। इसका मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स या हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल या हमारा खान पान का तरीका, इन सब चीजों ने जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है उसको अल्टर कर दिया और हम लोग जल्दी बूढ़े होने लगे। ये बीमारी नहीं है, लेकिन क्या हो गया, हमारा जो रिजर्व है, होम्योस्टैटिक रिजर्व जो हमारे शरीर में है, उसको हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं। हमने हमारे शरीर को ट्रेन नहीं किया कि वो रिजर्व अच्छे से यूज करे। तो ये पूरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट हमारे रिजर्व पर हो रहा है, और वो रिजर्व धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण है स्ट्रेस। चाहे वो आपसे आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशन से हो, चाहे फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो, चाहे फाइनेंसेस से हो, चाहे डिसीज रिलेटेड हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज ओके,
लेकिन वो यदि स्ट्रेस, चिंता परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए बनी है तो उससे बहुत सारे एंडोक्राइनल, इम्यून रिलेटेड और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, और जिससे हमारा फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगा। और ये स्ट्रेस यदि प्रोलॉन्ग्ड हो गया, एक सफिशिएंट टाइम के लिए हो गया, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता फिर। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सीखना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, ये बहुत जरूरी है। अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिसीज की तरफ जाएंगे। आपको हार्ट की फिगर दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर? ये हार्ट की फिगर है। एक हार्ट हमारा यहाँ पर अलग अलग 4 चेम्बर है, और आप ये जो ब्राउन कलर की देख रहे हो ये वेसल्स है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। और ये हमारे हार्ट के मसल्स को, हृदय की मांसपेशियों को निरंतर ब्लड सप्लाई करते हैं, जो अनइंटरप्टेड है जब से हम लोगों ने जन्म लिया है यूटेरस में, मतलब माता के गर्भाशय में, तब से हार्ट का फंक्शनिंग चालू होता है, तो जब तक हमारा डेथ नहीं होता तब तक। मतलब ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो निरंतर काम करते रहता है, इसलिए इसको निरंतर सप्लाई चाहिए एनर्जी का और न्यूट्रिएंट का, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं या हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, तो ये ब्लड वेसल के अंदर का जो लाइनिंग है, इंटीमा, जिसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, वो थिक होने लगता है, मोटा होता है। तो यदि पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है, उसमें यदि रुकावट होती है कोई, या बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से फ्लो होने वाला वो कम हो जाएगा। तो अल्टीमेट जिस ऑर्गन को या जिस टिश्यू को ब्लड मिलना है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और उसकी भूख सफाइस नहीं हो पाएगी, और वो ऑर्गन फिर ब्लड और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का डिफिशिट सफर करेगा, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब वो पर्टिकुलर ऑर्गन को या टिश्यू को ब्लड चाहिए, तो वो डिमांड करेगा। उस समय हार्ट क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर से ब्लड फेंकेगा बाहर, तो उसका ये नतीजा होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हार्ट को भी ज्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है, तो उसका मसल मास भी बढ़ेगा, उसका मसल का थिकनेस भी बढ़ेगा, और हार्ट के चेम्बर के अंदर भी प्रेशर के कारण बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, जिससे उसका साइज भी बढ़ेगा। मतलब आपका हार्ट भी बड़ा हो गया, आपके मसल फाइबर वहां पर ज्यादा हो गए। अब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ज्यादा फूड लगेगा, इसका मतलब ज्यादा ब्लड लगेगा। अब पहले से ही वहां पर नैरोइंग हो गया है, ल्यूमेन थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो ये सब विशियस साइकिल है। मतलब एक बुरी चीज दूसरे बुरी चीज को बढ़ावा दे रही है, और हमारा प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। लंग्स में भी ऐसा ही होता है। जब हम लोग यंग रहते हैं तो हमारे अल्वियोलाई, जिसमें ऑक्सीजन भरता है, बलून के जैसे होते हैं, वो डायलेट होके फिर से कोलैप्स हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं वैसे उसमें स्टीफनेस आने लगता है, तो उनका एक्सपांशन अफेक्ट हो जाएगा, वो उतना इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और हमें ऑक्सीजन सप्लाई में फिर गड़बड़ी दिखाई देगी, जिसका परिणाम ये होगा कि हमारी सांस फूलेगी, हमें जल्दी दम लगने लगेगा। ये ग्राफ है यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उम्र के हिसाब से हमारा लंग फंक्शन कम होता है। आपने देखा होगा किसी आप रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट के पास या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास यदि गए होंगे, तो वो लोग पीएफटी करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एक हॉलो पाइप देते हैं आपको, और आपको उसमें सांस छोड़ने को बोलते हैं, हवा भरने को बोलते हैं। तो जैसे जैसे उम्र होती है वैसे स्टीफनेस के कारण या अल्वियोलर डिसफंक्शन के कारण हमारा लंग फंक्शन अफेक्ट होता है। अब यदि आप देखोगे कि 60 की उम्र में जो लंग फंक्शन होना चाहिए, यदि 40 की उम्र में उतना कम लंग फंक्शन आ रहा है, तो ये हमारे लाइफस्टाइल का नतीजा है। एज रिलेटेड लॉस इज ओके, लेकिन बिफोर शेड्यूल टाइम अगर वो लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करना चाहूंगा, जिसका नाम आजकल मेडिसिन के वर्ल्ड में या मेडिसिन की दुनिया में मेटाबॉलिक सिंड्रोम रखा गया है। इसमें होता यह है कि हमारा इंसुलिन सिक्रीट होने के बाद भी वो अपना काम इफेक्टिवली नहीं कर पाता।
इंसुलिन तो है लेकिन वो शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प नहीं कर पा रहा है। हमने शुगर ले ली, सेल को अपना काम करने के लिए शुगर चाहिए, क्योंकि शुगर को वो एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है। सेल के अंदर शुगर लेकर जाने के लिए उसको एक साथीदार चाहिए जिसका नाम है इंसुलिन। तो यदि आपको वो शुगर अंदर डालने के लिए इंसुलिन हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो शुगर आपके ब्लड में, प्लाज्मा में पड़ी रहेगी और आपका शुगर बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। यदि शुगर हमारा शरीर यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने जितना भी शुगर लिया है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो पूरा यूज हो गया है, तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि आप शुगर खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, और उसका शरीर यूज नहीं कर पा रहा है, तो आपका शुगर बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, आपको डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन शरीर में होना, पैनक्रियाज से इंसुलिन तैयार होना, और शरीर के ऊतकों द्वारा, पेशियों द्वारा, मसल्स द्वारा उसका यूज होना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका अल्टीमेट यूटिलिटी हो सके और अननेसेसरी एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में न पड़ा रहे। डायबिटीज एक इसेंशियल एस्पेक्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा भी आता है। आपकी कमर का घेर या आपका पेट बड़ा हो जाएगा, जिसको इंक्रीज्ड वेस्ट सरकमफेरेंस बोलेंगे। आपकी कमर 40, 42, 44 इंच की हो जाएगी। कोलेस्टेरॉल में गड़बड़ हो जाएगी, इस पे मैं और आगे की स्लाइड में बात करूंगा। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर रहेगा और ग्लूकोज इंटॉलरेंस रहेगा। तो इतनी 3-4 चीजें आती है, जिसको यदि इन सभी चीजों का अंतर्भाव हम लोग कर ले, तो एक भयानक बीमारी पैदा होती है, जिसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। डायबिटीज के 2 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2। इसमें इसके डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब वार्निंग साइन, जैसे बहुत सारे लोग आजकल शुगर चेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग चेक नहीं करते, तो उनके लिए कुछ वार्निंग साइन है। जहां तक हम लोग डिसीज प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो वार्निंग साइन हमारे समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब वार्निंग साइन को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी उसको हम लोग चेक कर पाएंगे और उसको टैकल कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं बहुत सारे ऑडियंसेस को ये मालूम होगा डायबिटीज के सिम्टम्स। यदि आपको ज्यादा प्यास लगती है, यदि आप थक जाते हैं, प्यास लगने के पीछे फिजियोलॉजी ये रहती है कि एक्सेस शुगर को निकालने के लिए किडनी को शुगर के साथ साथ वाटर भी बाहर फेंकना पड़ता है। तो यदि पानी बाहर जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और वो डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए आपको पानी ज्यादा पीने पड़ेगा। इसलिए पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है डायबिटीज की। फटीग और वीकनेस इसलिए रहेगा आपको कि आपकी मसल, आपकी मांसपेशियां शुगर को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है, उनके पास शुगर है ही नहीं, तो उनको थकान जल्दी होगी। वेट लॉस, जब आपका डायबिटीज बहुत एडवांस होगा या बहुत दिनों से आपको डायबिटीज है, तब वेट लॉस होगा। शुगर शरीर में है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, इसलिए आपको ज्यादा भूख लगेगी, इसलिए आप खाना खाते जाओगे। हंगर और ओवर ईटिंग, ये दोनों भी सिम्टम है उसके डायबिटीज के। और ब्लड विजन, मतलब देखने में, या जो विजन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जो रेटिनोपैथी होती है डायबिटीज के प्रोग्रेशन में, वो भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज है। मैंने बॉडी मास इंडेक्स आपको समझाया है। आप देखिए कि जितना बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा, उतना रिलेटिव रिस्क ज्यादा। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 21 to 25 अपना डिजायरेबल है, लेकिन अगर आप 24 से ज्यादा हो रहा है आपका बॉडी मास इंडेक्स, तो आपका रिस्क ऑफ डायबिटीज इंक्रीज होता है 1.73 टाइम्स। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 26 है, तो आपका रिस्क रिलेटिविटी है वो 3 गुना बढ़ रही है। मतलब आपका 5-10 किलो वेट ज्यादा हो गया, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए वेट कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज में कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट अटैक भी आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये कोरोनरी आर्टरी है या ब्लड वेसल है जो ये पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि छोटे छोटे ब्लॉकेजेस आ गए हैं, और आप इसको परसेंटेज में यदि कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये लगभग 50% है। मतलब यहाँ का ल्यूमेन, ये अंदर की पाइपलाइन करीब 50% बंद है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि 50% पे इसका काम चल रहा है रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन हम लोग दौड़ेंगे भागेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का काम बढ़ जाएगा। उस समय इसको रिक्वायरमेंट रहेगी 70% या 100% फ्लो की, जो ये वेसल या ये पाइपलाइन कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो उस समय हमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, दर्द होने लगेगा छाती में, घबराहट होने लगेगी, हमारी सांस फूलेगी। अब ये हमारा 50% बंद हो गया, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अपने आप को उस कंडीशन को एक्सपोज करेंगे, भागेंगे दौड़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे, तब पता चलेगा कि अपने को चेस्ट पेन हो रहा है। क्योंकि यदि ये पाइपलाइन 30% भी खुली है तो एट रेस्ट, जब हम लोग बैठे हैं या आराम कर रहे हैं, उस स्थिति में ये मांसपेशियों को इनफ ब्लड सप्लाई हो जाता है और आपको बिल्कुल सिम्टम नहीं आएंगे। इसके लिए हमारा रिजर्व यूज करना जरूरी है। ये हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम अपने आप को एक्सरसाइज को एक्सपोज करेंगे। वो भी एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेनस होनी चाहिए, विगरस होनी चाहिए। अब ये ल्यूमेन यहाँ पर इस वेसल में 50% बंद है। आपने देखा होगा कार्डियोलॉजिस्ट लोग एंजियोग्राफी की रिपोर्ट पे लिख देते ब्लॉकेजेस इतना परसेंट है, 70% है, 80% है, वगैरह वगैरह। और 60% से यदि ज्यादा ब्लॉकेजेस है तो वो लोग सजेस्ट करते हैं आपको कि एंजियोप्लास्टी कराओ, बाईपास कराओ। अब ये ल्यूमेन, ये पाइपलाइन इस वेसल में आप देख पाओगे कि इस पाइपलाइन में ये 100% बंद होगी। 100% बंद होगी तो इस एरिया को, ये हार्ट का जो मसल है, इसको ब्लड सप्लाई बंद हो गया। और यदि ये एब्रप्टली एकदम बंद हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब इस एरिया में इस्कीमिया हो जाएगा, खून का फ्लो, ब्लड का फ्लो यहाँ पर बंद हो जाएगा, इस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, और ये पंप करना बंद कर देगा, जिसको एक लेमन की लैंग्वेज में अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये देखिए, ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी हो गई। अब इसमें ये बीच में कचरा जमा हो गया है। ये कचरे को एक मेडिकल लैंग्वेज में प्लाक कहा जाता है। ये प्लाक मोस्टली लिपिड का होता है। हमारे आहार से जो हम लोग कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड खाते हैं, वो जाके ये पाइपलाइन के अंदर जमा हो जाता है, और ये फ्लो जो लैमिनर होता है, मतलब आसानी से जाता है, वो फ्लो को ये टर्बुलेंट कर देता है। यहाँ पर रुकावट आएगी और यहाँ से जाने वाले ब्लड को ट्रॉमा हो जाएगा, इंजुरी हो जाएगी। और ब्लड का नेचर है कि जब भी उसको ट्रॉमा इंजुरी होता है तब वो थ्रोम्बस, मतलब छोटी छोटी खून की गुठलियां पैदा कर देता है। अब यहाँ से जाने वाले खून को यदि यहाँ पर आघात होता है, क्योंकि ओपन नहीं है ये रास्ता पूरा, यहाँ पे बंद हो गया रास्ता या आधा बंद है, तो यहाँ पर इंजुरी होने के कारण फिर छोटे छोटे थ्रोम्बस बनेगा। फिर धीरे धीरे वो थ्रोम्बस का साइज बढ़ने के बाद ये ल्यूमेन और ज्यादा बंद हो जाएगा, और किसी एक दिन ये 100% बंद हो जाएगा। अब इस इधर वाले एरिया को ब्लड की जरूरत है, तो यहाँ से ब्लड फोर्सफुली आ रहा है, और उसको पता चला कि ये पूरा बंद हो गया, तो ये इसको पुश करेगा, पुश करके इसको तोड़ देगा, तोड़ के पूरे वेसल को बंद कर देगा, जिसके कारण 100% सिनोसिस हो जाएगा। और यही वो सिचुएशन है जब हमें हार्ट अटैक आता है। आपने देखा होगा कि कल तक ठीक था, लेकिन शाम से चेस्ट पेन चालू हो गया है ना, रात को बढ़ गया, एकदम पसीना आने लगा, वो सिम्टम्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए हमें इस सिचुएशन, यदि हमारे पास, हमको मालूम हो गया कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसके आगे जो प्रिवेंशन करना है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। और ये सिचुएशन पैदा ही ना हो, इसके लिए जो हमें एफर्ट करने हैं उसको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे। तो हार्ट अटैक के भी वार्निंग साइन होते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपको छाती में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना। हार्ट अटैक आने के पहले शरीर, मन हमारा 6-8 घंटे, 1-2 दिन पहले कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर देता है। और वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चलने फिरने पर, सीढ़ियां चढ़ने पर चेस्ट में पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना, उसको अंजाइना कहा जाता है।
तो 90% ऑफ द केसेस में अंजाइना प्रिसीड्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक आने के पहले लोगों को अंजाइना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मुझे एसिडिटी हो गई है, मैंने ज्यादा खाना खा लिया था, मेरी नींद नहीं हुई, मैं चिपचिप कर रहा था, वगैरह वगैरह अलग चीजों से उसको रिलेट करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको ठंडा पसीना आ सकता है, आपको मचलाहट या उल्टी भी हो सकती है। ये सब सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको लगा कि ऐसा हो रहा है तो तुरंत एवेल्यूएट कर लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। और एक इसका एस्पेक्ट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज का, कोलेस्टेरॉल, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं और चेक कराते जाते हैं लोग कि मैंने मेरा कोलेस्टेरॉल लिपिड प्रोफाइल चेक कर लिया है, लेकिन उसके इंटरवेंशन के बारे में, उसकी वैल्यूज को अल्टर करने के लिए सीरियसनेस नहीं रहता है। तो ये अलग अलग टाइप है, आपने नाम भी सुने होंगे, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपका ध्यान नीचे की दो लाइन में, लोअर लाइन पर आकर्षित करना चाहूंगा, टोटल कोलेस्टेरॉल और एलडीएल कोलेस्टेरॉल। जब भी आप चेक करते हो ब्लड को, तो आप ये इंश्योर करो कि आपका टोटल कोलेस्टेरॉल इज लेस देन 200 और आपका एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम लोग बैड लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ये एलडीएल ही है जो यहाँ पर जाके जमा हो रहा है। तो अपना टारगेट है कि एलडीएल लेस देन 100 होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी तो आजकल इसका लेवल 70 कर दिया है। डिजायरेबल रेंज ऑफ एलडीएल इज लेस देन 70 मिलीग्राम परसेंट। यदि आपका एलडीएल लेवल 100 से ज्यादा है, टोटल कोलेस्टेरॉल 200 से ज्यादा है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाता है, आप रिस्क जोन में आ जाते हैं। एचडीएल इज ए गुड कोलेस्टेरॉल। एचडीएल की अमाउंट को, वैल्यू को जितना ज्यादा बढ़ा सके उतना बढ़ाओ, और एलडीएल की वैल्यू को जितना कम कर सके उतना कम करना चाहिए। इसके लिए आपका फूड, आपकी एक्सरसाइज और आपकी स्लीपिंग हैबिट्स और जो भी है, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। सभी जानते हैं कि आइडियल प्रेशर शुड बी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जैसे ही 130 हो गया चलेगा, कोई हरकत नहीं। 86 हो गया आपका नीचे का डायस्टोलिक, चलेगा, कोई हरकत नहीं, वेट एंड वॉच। 130 और 89 तक हम लोग उसको प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। यदि आप ओबीज नहीं हो, या आपको डायबिटीज नहीं है, आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, और आपका ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, चलेगा, कोई हरकत नहीं, आप उसको मॉनिटर करो। लेकिन जैसे ही आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 के करीब जाता है और डायस्टोलिक 90 के करीब जाता है, और ऐसे आपके 3 रीडिंग्स ऑन 3 ओकेजन्स, 15 दिन में आपने 3 बार ब्लड प्रेशर गिन लिया और तीनों बार आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप हाइपरटेंशन के मरीज हो गए। तो ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराए जब भी पॉसिबल हो, 6 महीना 1 साल में। यदि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रख पाते, या बहुत सारी समस्याएं जो हमने पहले डिस्कस करी है, डायबिटीज, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया या डिस्लिपिडीमिया, उनके कारण, जैसे हमने अभी हार्ट की करोनरी आर्टरी के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही सेरेब्रल आर्टरी जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है, उसमें भी वो थ्रोम्बस जा सकता है, उसमें भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो सकता है, और वो भी जो हमारी ब्रेन की नसें होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनको ब्लॉक कर सकती है, और उस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा फिर। तो जैसे मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाता है, वैसे यहाँ पर सेरेब्रल इंफाक्शन होगा, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, पैरालिसिस। यदि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वेसल फूट जाएगी और यहाँ पर ब्लीड होगा, मतलब ब्रेन में इंट्राक्रैनियल हेमरेज आपने सुना होगा कि उसके ब्रेन में हेमरेज हो गया या स्ट्रोक हो गया, तो ये एरिया पर्टिकुलर जिस ऑर्गन को सप्लाई करता है, जो जो एक्टिविटी करता है, वो सब एक्टिविटीज बंद हो जाएगी। हाथ पैर हिलना बंद हो जाएगा, आपका स्पीच में प्रॉब्लम आएगा, आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगे, आपको स्वॉलिंग डिफिकल्टी होगी, आपका पेशाब और मोशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा।
ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो ये पैरालिसिस को मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रोक कहा जाता है। इसके भी वार्निंग साइन होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलर आर्म, हाथ पैर में नमनेस, झुंझुनाहट जिसको बोलती है, वीकनेस हो रहा है, आपके बोलने में लड़खड़ाहट आ रही है, आपको स्लरिंग स्पीच हो गया है, एकदम सडनली कंफ्यूजन डेवलप हो गया कि आदमी बोल ही नहीं पा रहा है या आपको समझ ही नहीं पा रहा है कि आप कौन हो, ये सब वार्निंग साइन अगर आते हैं तो वो वार्निंग साइन स्ट्रोक के या पैरालिसिस के हो सकते हैं और उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोगों ने जो भी डिसीज अभी तक डिस्कस किए, इनमें बहुत सारे फैक्टर्स मॉडिफाइबल है। यदि हम लोग स्मोक करते तो उसको छोड़ दो, डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल करो, कोलेस्टेरॉल है उसको कम करो, फिजिकली एक्टिव हो जाओ, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखो। एक यहाँ पर नया टर्म है एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसे हम लोग ओल्ड एज की तरफ जाते हैं 50, 60, 70 में, उस समय ऊपर के जो 2 चेंबर है हार्ट के, उनमें एक सॉर्ट ऑफ फड़फड़ाहट होने लगता है, वो ज्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नीचे की चेंबर के मुकाबले, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो जाती है और वो छोटे छोटे थ्रोम्बस खून के धब्बे हार्ट से निकल के ब्रेन की नसों में जाके अटक जाते हैं और स्ट्रोक को या पैरालिसिस को इनवाइट करते हैं। तो यदि आर्टेरियल फिब्रिलेशन है तो उसका भी डिटेक्शन होकर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्लीप। कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए और वो पीसफुल साउंड स्लीप होनी चाहिए। तो हमारी प्रैक्टिस में आजकल कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, हम लोग कभी भी सोते हैं कभी भी उठते हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारा स्लीपिंग टाइम मतलब बेड टाइम और वेक टाइम कंसिस्टेंट है, इवन ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। कि बहुत सारे लोग संडे है तो देर तक सोएंगे, क्यों? छुट्टी है देर तक सोएंगे, क्यों? अगर कल छुट्टी है तो आज लोग फिर लेट सोएंगे। वो सब नहीं करना चाहिए, इससे अपने शरीर का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है। गैजेट्स या मोबाइल का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आजकल हमारी स्लीप डिस्टर्ब करने के लिए। तो सोने से पहले कम से कम 1.5 घंटा हमने कोई डिवाइस नहीं देखना चाहिए, मोबाइल तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा रेटिना प्रभावित होता है और हमारी नींद अच्छी नहीं होती। तो इसलिए वल्नरेबल एक चीज हमारी लाइफ में आ गई है मोबाइल, तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग यूज कर रहे हैं। यदि हम लोग ऑन स्क्रीन रहते हैं सोते समय तो हमें साउंड स्लीप आ ही नहीं सकती। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। और एक एस्पेक्ट है जो मॉडर्न मेडिसिन कंसीडर नहीं करता है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में पाप पुण्य का, कर्म फल का सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये सब सिद्धांतों को बहुत सारे स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स या आयुर्वेद मानता है। और आयुर्वेद ये भी मानता है कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इज इम्पोर्टेंट, और वही हमारे आचार विचार को, आहार विहार को कंट्रोल करता है। इसलिए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट इज मस्ट। तो आयुर्वेद के हिसाब से हेल्थ की अभी तक जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया वो मॉडर्न बायोलॉजी या मॉडर्न फिजियोलॉजी का है। जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, ये सब डायनेमिक फैक्टर्स, जैसे आपने गौतम जोगड़ सर का लेक्चर शायद 2-3 हफ्ते पहले सुना, उन्होंने आपको बताया कि वात पित्त कफ को कैसे संतुलन में रखे या कैसे जीते। तो हमारी ये जो डायनेमिक एक्टिविटी है पूरी त्रिदोष पर आधारित है, और यदि हम लोग त्रिदोषों को बैलेंस रखते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। त्रिदोषों को हम लोग ह्यूमोरल फैक्टर्स बोलते हैं, और इनका बैलेंस ही हमारे शरीर के हेल्थ की कुंजी है। दूसरा आता है अग्नि, डाइजेस्टिव, फायर या मेटाबॉलिक जो एंजाइम्स होते हैं वो, उनको कंट्रोल में रखे तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। हमारा एक्सक्रीशन, जैसे मल त्याग का टाइमिंग, वो सेंसेशन को फॉलो करना। हम यदि प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन बोलते कि हमारा आत्मा, हमारा मन और इंद्रिया, ये सब हम लोग जब खुश रखेंगे उनको, या वो जब हैप्पी है, तभी हम लोग कंप्लीटली हेल्दी है ऐसा बोल पाएंगे। केवल आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपको हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, इसलिए आप हेल्दी है, ये हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट